अच्छा जी सर। सर हमने लास्ट क्लास में ना आइसा 210 देखा था। सर हमने स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट देखी थी, स्टैंडर्ड की स्टेज देखी थी, किस स्टेज पे हमारी स्टैंडर्ड की इम्प्लीकेशन है। बेसिकली प्लानिंग स्टेज का ये आइजा है। और हम प्लानिंग में भी बेसिकली स्टार्ट है प्लानिंग की, कि प्लानिंग करने से पहले भी हमारी कुछ बेसिकली कुछ टर्म्स पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो हमने आइसो 210 में देखा था। सर इसमें हमने दो चीजें देखी थी, एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सर आइसा 210 में हमने देखा था दो कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो पहले प्री कंडीशंस ऑडिट की मौजूद हो, यानी किसी भी एंगेजमेंट को, किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या चीजें, क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि ऑडिटर इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सके। सर एक एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, और सर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करे। सर हमने ये दो बातें देखी थी, और ये तमाम बातें एक रिटन फॉर्म में, एक रिटन एग्रीमेंट में होनी चाहिए। सर हमने ये देखा था। सर आगे चलते हैं। सर आगे इसके बाद हमने देखा था, सर इसके बाद हमने देखा था कि आपके एंगेजमेंट लेटर के कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए। सर हमने इसमें ये देखा था कि 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कम से कम एंगेजमेंट लेटर में होने चाहिए, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर्स होंगी, बताएंगे हम कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसी तरह हम क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी मेंशन करेंगे क्लाइंट को, ताकि क्लैरिफिकेशन रहे, क्लाइंट पीछे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हटे नहीं बाद में। सर हमने इसमें आइडेंटिफाई करना था अपना रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो हमारा फ्रेमवर्क है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्लाइंट का, उसको हाईलाइट करना था ताकि क्लाइंट उससे बैकआउट ना करे बाद में। सर हमने इसमें ये भी बताया था कि हमारी फाइनल रिपोर्ट का फॉर्म और कंटेंट क्या होगा, और उसमें हमने एक अलग से स्टेटमेंट भी डालनी थी कि हमारी फाइनल रिपोर्ट इससे डिफरेंट भी हो सकती है इनकेस अगर हमारी कोई फाइंडिंग हो। सर हमने ये देखी थी। सर इसके अलावा हमने कुछ एडिशनल मैटर्स भी देखे थे जो हमारे एंगेजमेंट लेटर में इसके अलावा हम डाल सकते हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारी टीम की कंपोजिशन के बारे में हम बता सकते हैं, हमारे ऑडिट के शेड्यूल्स हम बता सकते हैं, कब कब हमारा ऑडिट स्टार्ट होगा, फील्ड वर्क की टाइमिंग्स बता सकते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में बता सकते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता सकते हैं, इसकी जरूरत होगी हमें। हम अपने ये बताएंगे कि ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स क्लाइंट हमें कब तक प्रोवाइड करेगा, बेसिकली टाइमलाइन बताएंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि हमें क्लाइंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में बताएगा, वो एक्सपेक्टेशन हम वहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह अरेंजमेंट इंटरनल ऑडिटर्स के साथ, प्रेडिसेसर ऑडिटर्स के साथ कम्युनिकेशन, ये तमाम बातें जो है हम एंगेजमेंट लेटर में एडिशनल मैटर्स हम डाल सकते हैं। अच्छा सर इसके बाद हमने देखा था कि अगर हम इनकेस अगर हम ग्रुप ऑडिटर हैं और मल्टीपल होल्डिंग कंपनी के साथ हम सब्सिडी कंपनी का भी उसका अगर हम ऑडिट कर रहे हैं, तो सर उसमें क्या सेपरेट जो सब्सिडी कंपनी है उसके लिए क्या सेपरेट एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। सर उसकी हमने सर उसके कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशन देखी थी। वो कंडीशन अगर पूरी मौजूद होंगी, वो फैक्टर्स मौजूद होंगे, तो सेपरेट एंगेजमेंट लेटर भेजा जा सकता है। वो ऑडिटर की अपनी असेसमेंट होगी। सर फिर हमने, अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है सर, फिर हमने ये देखा था कि अगर रिकरिंग ऑडिट्स हों हमारे, अगर रिकरिंग ऑडिट्स हों तो क्या रिकरिंग ऑडिट में मुझे हर साल नया एंगेजमेंट लेटर भेजना है अपने क्लाइंट को। सर ये तय करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि क्या टर्म्स को मुझे रिवाइज या रिमाइंड कराने की जरूरत तो नहीं है। सर उसकी हमने सर्कमस्टांसेस देखे थे कि टर्म्स को रिवाइज और रिमाइंड कब कराया जाएगा क्लाइंट को। अच्छा सर यहाँ इस रिकरिंग ऑडिट में क्लाइंट ऑडिटर ये डिसाइड कर रहा है कि मुझे एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना चाहिए, मुझे किसी टर्म्स को रिवाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्लाइंट आगे तुमसे नहीं कह रहा है। सर बाद में हमने ये देखा था कि अगर क्लाइंट आगे आपसे कहे आपकी एंगेजमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई और आगे कहे यार किसी टर्म को चेंज कर दो, तो सर हमने उसमें देखा था कि हमने बेसिकली रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखनी पड़ेगी चेंज के लिए। यानी क्लाइंट जो चेंज रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी कि फी जो है वो ब्रांचेस उसकी कम हो गई हैं, क्लाइंट की 10 से 5 हो गई हैं, तो वो कह रहा है कि यार फी रिड्यूस कर दें। तो हमें ये देखना होगा कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। सर अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी तो कोई मसला नहीं है, आप टर्म्स को रिवाइज कर दें, जो पुरानी एंगेजमेंट है उसको आप क्लोज कर दें, वो एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी, नई एंगेजमेंट में आप नया एंगेजमेंट लेटर भेज देंगे और नई टर्म्स पे आप काम करेंगे। सर अगर आपके पास रीजनेबल बेसिस नहीं है क्लाइंट, और क्लाइंट आपके पीछे पड़ा है सर ये आप जो है ना टर्म्स को रिवाइज करें, तो सर उस सूरत में हमने ये देखा था कि आप जो है क्लाइंट को मना कर देंगे और क्लाइंट को ये कहेंगे कि नहीं मैं अपनी ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट को ही कंटिन्यू करूंगा। सर उसमें दो सूरत हाल थी। क्लाइंट अगर आपको अलाउ करता है तो ठीक है सर, कोई मसला नहीं, क्लाइंट क्या बिगाड़ लिया क्लाइंट ने आपका। लेकिन अगर क्लाइंट आपको मना कर देता है तो सर उस केस में आप अपनी प्रीवियस एंगेजमेंट को कंटिन्यू नहीं रख सकते, यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। सर मैं यहाँ विड्रॉल का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिस्क्लेमर देंगे, मैं कह रहा हूँ विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ के केस में आप क्लाइंट से उठ के आ जाते हैं और कोई रिपोर्ट इशू नहीं करते। देयर विल बी नो फाइनल रिपोर्ट इन केस ऑफ विड्रॉल। हाँ इतना होता है कि आप ओनर्स को और रेगुलेटर्स को क्लाइंट के बारे में बता दें कि इस क्लाइंट में हमारे साथ ये हुआ है, आप इन्फॉर्म जरूर करते हैं। जो भी बेसिकली इसमें फिर कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर के लिए स्कोप लिमिट कर दिया जाए तो उसको क्या करना होगा, या बेसिकली उसको काम ही ना करने दिया जाए या उसको रिमूव कर दिया जाए, तो फिर वो लीगल इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं।
सर ये देखा था हमने। सर फिर हमने ये देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल डूइंग द टेन्योर यानी ऑडिट अभी चल रहा है और अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट कर दे कि भाई इस ऑडिट को रिव्यू में कन्वर्ट कर दो या रिलेटेड सर्विस में कन्वर्ट कर दो, तो सर उसमें भी यही था कि भाई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। अच्छा सर, इसमें ये था कि जो अगर फॉर एग्जांपल रिव्यू में आप कन्वर्ट कर देते हैं और रीजनेबल जस्टिफिकेशन होती है आपके पास, तो आपकी जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो रिव्यू की होगी, ऑडिट की नहीं होगी। सर इस रिव्यू रिपोर्ट में, इस रिव्यू में आपने कुछ काम किया होगा, कुछ काम आपने पिछला ऑडिट में किया होगा, प्रीवियस यानी ऑडिट की नियत से आप आए थे, ऑडिट आप कर नहीं सके, आपको रिव्यू में कन्वर्ट कर दिया एंगेजमेंट को आपने, लेकिन आपने जो ऑडिट में काम किया वो आपके रिव्यू में भी काम आ सकता है, आपकी हेल्पफुल हो सकता है। तो सर इस जो न्यू एंगेजमेंट है ना, न्यू रिव्यू एंगेजमेंट, इसमें हम ऑडिट का कुछ जिक्र नहीं करेंगे। जो प्रोसीजर्स हमने ऑडिट में परफॉर्म किए हैं उसका जिक्र हम रिव्यू में नहीं करेंगे, ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो, यूजर को ये ना हो कि भाई क्या करने आए तो क्या करके चले गए। ठीक है, हमने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन यूजर तक कम्युनिकेट नहीं करनी है। सर ये आपका आइजा 210 था। सर आज की क्लास में हम कुछ पास पेपर्स करेंगे आइजा 210 के। और सर हाँ, आपको मैंने एंगेजमेंट लेटर की फॉर्मेट दिखाना था जो लास्ट क्लास में हम नहीं देख सके थे। सर सिंपल सा है एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट, ये आपके आइजा 210 में है। और जो देखो इसमें बेसिक 6 कंपोनेंट्स जो है ना वो तो आ ही रहे हैं। देखो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, यार मुझे तुम लोग चैट पे क्लियर करो, तुम लोगों को आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है, जरा चैट पे रेस्पॉन्स करो तुम लोग। सही है सर, साकिर तुम्हें आवाज आ रही है? सलमान तुम्हारा मैसेज आया कि तुम्हें आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, जरा कंफर्म करो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है सलमान, सलमान को भी आवाज आ रही है। अच्छा देखो ये तुम्हारा ना एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट है, ये बस मैं तुम लोगों को थोड़ी क्लैरिफिकेशन के लिए दिखा रहा हूँ। और इस तरह से नहीं होगा कि तुम्हारा एग्जामिनर तुमसे कह देगा कि यार एंगेजमेंट लेटर का पूरा एंगेजमेंट लेटर का ड्राफ्ट कर दें, इस तरह का फॉर्मेट बना दें, नहीं, वो तुमसे सिर्फ कंपोनेंट्स के बारे में पूछेगा। अच्छा देखो, आपको पता है कि यार आपका एंगेजमेंट लेटर जो है वो ऑडिटर जो है वो क्लाइंट को भेजता है, ठीक है ना? ऑडिटर जो है वो अपने क्लाइंट को भेजता है, तो ऑब्वियसली यार ये लेटर जो होगा ये ऑडिटर के लेटर हेड पे होगा, ठीक है ना? फर्म के लेटर हेड पे होगा, ये जो एंगेजमेंट लेटर है ये फर्म के लेटर हेड पे होगा, जो भी फर्म होगी। अच्छा सर इसमें क्या जिक्र करेगा? सर वही 6 बातें लिखेगा जो हमारे स्टैंडर्ड में बताई गई। सर सबसे पहले तो ये बताएगा कि भाई आपने मुझे अपॉइंटमेंट की ऑफर दी थी, उसके उसके नतीजे में मैं ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये मेरा स्कोप है। सर ये 6 बातें वो रिपीट हो रही हैं, सर आप देख लें, मैंने हाईलाइट कर दी है। सर सबसे पहले बताएगा ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। सर ऑब्जेक्टिव वही है कि रीजनेबल एश्योरेंस दे रही है, स्कोप के बारे में बता देगा। सर सिंपल सी बात है, आप इसको रीड कर सकते हैं, मैं ये ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। सर ऑब्जेक्टिव और स्कोप बताएगा। सेकंड क्या बात की सर? रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, किसकी? रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। सर ऑडिटर उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगा कि वो क्या करना है, उसकी बीइंग एन ऑडिटर उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्क असेसमेंट करनी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल लेनी है, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा सर ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज अभी आपको इस स्टेज पे शायद पूरी हद तक क्लियर ना हो, क्योंकि ये अब आगे पढ़ेंगे, इसमें आइजा 315 है, 330 है, तो आगे जाके आपको पता लगेगी। बस अभी ये पता होना चाहिए कि यार रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेट करनी है क्लाइंट को एंगेजमेंट लेटर में। सर आगे चलें। सर देखें तीसरा पॉइंट, सर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो बता दी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बताना है कि भाई आपकी ये 5 मैनेजमेंट की 5 रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमने देखा था कि 5 मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको आपने याद रखना है। सर मैनेजमेंट को उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताएंगे कि आप प्रिपरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट, करेक्ट और डिटेक्ट आपने करना है, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स आपने लगाना है, इंप्लीमेंट करना है, डिजाइन करना है, हमें इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना है और हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन देनी है। सर 5 बातें ही आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे। सर फिर जो फ्रेमवर्क है यानी जो क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, सर वो क्राइटेरिया भी आइडेंटिफाई करेंगे। सर हमारे केस में पाकिस्तान के केस में ये क्राइटेरिया जो है IFRS है और प्लस कंपनीज एक्ट है। तो ये चीजें ना अब आपको याद हो जानी चाहिए, बार बार मैं जो रिपीट कर रहा हूँ ये आपको याद हो जाए। और कंपनीज एक्ट में भी यार आपको 4th और 5th शेड्यूल है, 4th एंड 5th शेड्यूल। तो ये हमारा क्राइटेरिया है। सर चौथा कंपोनेंट ये हो गया। सर पांचवा कंपोनेंट क्या था? सर पांचवा कंपोनेंट ये था कि हम
क्लाइंट को ये बताएंगे कि हमारी फॉर्म और कंटेंट ऑफ फाइनल ऑडिट रिपोर्ट कैसी होगी, यानी हम ये बताएंगे कि हम उसमें ओपिनियन किस तरीके से देंगे, एक थोड़ा सा फेमिलियराइज कर देंगे कि यार फाइनल ऑडिट रिपोर्ट हमारी इस शक्ल की होगी, वो बताएंगे आप। देखिए एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ये 5वां पॉइंट आ रहा है। और सर छठा पॉइंट यही था कि इसमें हम एक तरीके से एक रिजर्वेशन की स्टेटमेंट डाल देंगे कि यार ये फॉर्म और कंटेंट जो है ना सर ये चेंज हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि यही हो, अगर कोई हमारी ऐसी फाइंडिंग हुई जिसपे हमें क्वालिफिकेशन देने की जरूरत पड़ी तो फिर क्लियर रिपोर्ट नहीं होगी, फिर उसमें ऑब्वियसली क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा, उसमें डिफरेंट चीजें होंगी, थोड़ा सी डिफरेंट होगी। तो ये सर चीजें सर देखें, ये चीजें जो है ना एंगेजमेंट लेटर की ये कॉमन मतलब होनी चाहिए, 6 एलिमेंट मैंडेटरी एलिमेंट्स हैं, ये तो होने चाहिए। इसके अलावा भी फर्म जो है ना मल्टीपल अदर बातें डाल सकती है, स्टेटमेंट्स इंक्लूड कर सकती है एंगेजमेंट लेटर में, वो मैंने आपसे कम्युनिकेट पहले ही कर दी है। अच्छा तुम्हारे पास पेपर्स में ना यार पूछता है ये चीजें, इसलिए मैं तुम लोगों को दोबारा करा रहा हूँ। पास पेपर्स में ना अभी मैं तुम लोगों को पास पेपर्स कराऊंगा तो तुम लोग देखोगे कि पास पेपर्स में ये एग्जामिनर चीजें पूछता है, और इसके अलावा भी पूछता है कि एडिशनल कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, तो वो भी हमने देख लिया, वो केस टू केस डिपेंड करेगा कि तुमने। अच्छा एक बात याद रखना कि यार जो सिनेरियो तुम्हें गिवन होगा ना क्वेश्चन में, तुम्हें उस सिनेरियो को देखते हुए तुमने एंगेजमेंट लेटर के कंपोनेंट्स बताने होंगे, एंगेजमेंट लेटर में जो तुम बातें डालोगे उस सिनेरियो को देखते हुए बताने होंगे। ये मत करना कि सर वो तो हमने 6 मैंडेटरी कंपोनेंट पढ़े थे तो वो 6 मैंडेटरी कंपोनेंट्स ही डाल दें, आप सवाल पढ़े नहीं सही तरीके से और आपने वो कंपोनेंट्स लिख दिए तो फिर मार्क्स स्कोर नहीं कर सकोगे, ठीक है। अच्छा अब हम जा रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा तुम लोग यार चैट पे ना सवाल कर लो कोई, अभी देखो थ्योरी में ना जो लास्ट क्लास जो थी हमारी शायद वो रिकॉर्डेड थी, तुम लोगों में से काफी सारे ले नहीं सके थे लाइव, अगर उस क्लास में कोई चीज पूछनी है उससे हवाले से तो अभी पूछ सकते हो इस वक्त क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। यार एक बच्चे ने सवाल किया है कि सर आपने अभी फ्रेमवर्क का जिक्र किया, तो सर हमें ये पता होना चाहिए कि जो कंपनीज एक्ट में तमाम रिक्वायरमेंट है वो हमें क्या पता होने चाहिए ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। नहीं यार देखो कंपनीज एक्ट में ना 4th और 5th शेड्यूल है, वो तुम्हें बेसिकली प्रेजेंटेशन के बारे में बताता है, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता है। इस स्टेज पे तुम्हारी इतनी ज्यादा ये टेस्ट नहीं होती, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्रेमवर्क में क्या क्या है। फ्रेमवर्क में IFRS है और कंपनीज एक्ट है, ये पता होना चाहिए। अगर तुम्हारा सवाल आ जाए एग्जाम में कि भाई आपका फ्रेमवर्क क्या है, तो आप सिर्फ IFRS लिख के नहीं जाओगे, आप पूरी बात लिखोगे IFRS एज अडॉप्टेड, जो भी जो IFRS के अंदर स्टैंडर्ड्स हैं, तमाम स्टैंडर्ड नहीं जो पाकिस्तान में अडॉप्ट हुए हैं, और कौन अडॉप्ट करेगा यार, SEC भी अडॉप्ट करेगा, पहली क्लास में बताया था, और कंपनीज एक्ट की जो 4th और 5th शेड्यूल की रिक्वायरमेंट्स है, ये सब मिला के आपका फ्रेमवर्क बनता है, ठीक है। ठीक है चलिए सर इसके पास पेपर्स पे आ जाते हैं। अच्छा यार ये जो है ना ये इस दफा काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तुम लोगों से पहले भी शेयर किया था, जरा इसका देख लो पास पेपर्स का जो ट्रेंड है ना यार, ये पिछली 2 अटेम्प्ट से ना नहीं आया है, ऑटम 19 में भी नहीं आया और स्प्रिंग 20 में भी नहीं आया है, तो इसके बहुत चांसेस हैं कि इस दफा कुछ ना कुछ जो है ना इस दफा कुछ ना कुछ इसका 4-5 नंबर का ना इस स्टैंडर्ड में से सवाल बन सकता है, और बड़ा सिंपल ही आता है, इतना मुश्किल नहीं होता, तो इसके जरा पास पेपर्स देख लेते हैं। अच्छा सर मैंने आपको इससे पहले भी आयजा 200 के सवाल अटेम्प्ट करना सिखाए थे, और उसमें आपको एक तरीका बताया था। सर आपने सबसे पहले ये देखना होता है, कि सर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, सबसे पहले आपने ये देखना है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सर 4 मार्क्स का है, फॉर एग्जाम्पल अब ये किसी भी क्वेश्चन की बात करते हैं, सर 4 मार्क्स का मतलब ये है कि आप इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर लें। सर मैक्सिमम जो है ना ये मैक्सिमम 7 मिनट के अंदर होना चाहिए, मैक्सिमम 7 मिनट के अंदर ये सवाल हो जाना चाहिए, 7 मिनट्स के अंदर, ठीक है ना, मैक्सिमम 7 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। सर अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका ये होगा कि सर आप पहले जो है ना रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन आप पहले पूरा रीड ना करें, रिक्वायरमेंट पढ़ लें। सर ये स्प्रिंग 19 का ये क्वेश्चन है, और ये सर 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का मतलब यह है कि यार बहुत हुआ ना तो 7 मिनट में मैंने इसकी प्लानिंग भी करनी है और मैंने इसको लिख के खत्म करना है। अच्छा सर रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे। रिक्वायरमेंट है list the matters related to above given scenario only which you would like to include in the engagement letter along with your justification। अच्छा ये कह रहा है कि ऊपर एक सिनेरियो हमने तुम्हें दिया है, उस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या बातें इंक्लूड करोगे along with their justification। यार इस ना ये इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के अंदाजा ये हो रहा है कि वो जर्नल कंपोनेंट जो मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं उनका जिक्र नहीं कर रहा है, वो स्पेसिफिकली जो सिनेरियो से कैटरिंग जो आपके
आपके जो बनने चाहिए ना एंगेजमेंट लेटर के वर्डिंग्स, एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या डलना चाहिए वो पूछ रहा है। तो सर इसको जरा सवाल को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चाह रहा है हमारा एग्जामिनर। सर यू आर द ऑडिट मैनेजर, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, यू आर द ऑडिट मैनेजर इन अ फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, आपको जो है ना एक सवाल, एक हमारे आईकेएफ के जितने भी सवाल होंगे ना, आपको मैनेजर से और सुपरवाइजर से कम जो है ना वो नहीं रखेगा। तो ये आप ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा और इसी तरीके से आपने जवाब देने। अच्छा, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। सर इसमें सिर्फ इस लाइन में ना, इस लाइन में मैं आगे बढ़ भी नहीं रहा, मैं सिर्फ इस लाइन को पढ़ रहा हूँ। योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये आपका फर्स्ट ऑडिट लग रहा है, प्राइम फर्स्ट ऑडिट यानी इनिशियल ऑडिट लग रहा है इस जुमले से। सर ये बात आपने नोट कर ली है, यहाँ पे हाईलाइट कर लें इस बात को कि ये आपकी फर्म अगर अपॉइंट हुई है एज ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, इट मींस कि ये आपका फर्स्ट ऑडिट है, रिकरिंग ऑडिट नहीं है। सर आगे बढ़ते हैं। रुस्तम रईस लिमिटेड इस कंपनी का नाम है और द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ठीक है, Rustom Rice Limited has been publishing their annual financial statement within 1 year of the year end and have strict deadlines for the completion of the audit. सर पहली जुमले से इसकी लाइन से पढ़ के ये लग रहा है कि यार ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस जो है ना ऑडिटर पे इम्पोज कर रहा है। देखो सिर्फ 1 महीने का टाइम दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईयर एंड के बाद आता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल इनका ईयर एंड जो है ना दिसंबर है और दिसंबर पे मैं आता हूँ, तो यार मेरे पास तो सिर्फ 1 महीना रह जाएगा। देखो ये बड़ी काम की बात है। अभी मैंने एंगेजमेंट लेटर भेजा नहीं है, तो बड़ी काम की बात है। मुझे पता लगा ईयर एंड दिसंबर है और 1 महीने के अंदर अंदर इनको अपनी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करनी है। 1 महीने के अंदर अंदर अगर इनको अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करनी है तो इसका मतलब ये है कि यार ऑडिट रिपोर्ट तो मुझसे पहले ले लेगा। और अगर एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करनी है तो तुम्हें अगर कंपनीज एक्ट का प्रोविजन याद हो तो 21 दिन पहले जो है आपने अगर फॉर एग्जाम्पल एनुअल रिपोर्ट आप पब्लिश करते हैं तो नोटिस जाते हैं उसके, फिर एजीएम होती है और शेयर होल्डर जमा होते हैं। तो सर इसका मतलब ये है कि आपके पास बड़ी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं। 1 महीने के अंदर अगर मैं दिसंबर में आके स्टार्ट करूंगा ना तो लगता नहीं है कि मैं ऑडिट स्टार्ट कर सकूंगा। सर दूसरी पॉइंट जो मैंने इसमें अभी हाईलाइट कर लिया, दूसरा पॉइंट कि भाई बड़ी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस है। सर आगे चलें। फर्दर दिस ईयर कंपनी हैज चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, अच्छा, रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन मॉडल। सर ये हुआ है कि इस साल में कंपनी ने ना अपने फिक्स्ड एसेट्स को वैल्यू करने के लिए कॉस्ट मॉडल से चेंज होकर रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए एज पर IAS 16। हाँ बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई मना नहीं है। तो सर ये बात ये भी मेरे लिए अलार्मिंग है कि यार इनकी जो प्रीवियस प्रैक्टिस चल रही थी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, सर वो चेंज करके इन्होंने रिवैल्यूएशन मॉडल पर ले आए। यानी कहने का मतलब ये है कि यार इसमें मुझे लग रहा है कि काम ज्यादा करना पड़ेगा। पहले जो कॉस्ट चल रही थी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन पे चल रहा था, मसला नहीं था इतना। अब तो जितनी भी फॉर एग्जांपल अगर इनके 10 प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स होंगे तो वो 10 की रिवैल्यूएशन होगी तो इसका मतलब ये है कि यार इन्होंने कोई ना कोई वैल्यूज ली होंगी, किसी ना किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया होगा, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगी थर्ड पार्टी की। ठीक है, क्योंकि मार्केट वैल्यूज होंगी, मार्केट वैल्यूज की बेसिस पे रिवैल्यूएशन होती है, तो फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखना, चेक करना। यार इन सब बातों से अंदाजा ये हो रहा है कि काम बहुत ज्यादा होगा। अच्छा सर अब आप दोबारा रिक्वायरमेंट पढ़ें। सवाल अटेम्प्ट करने का तरीका ये होगा कि आपने एक दफा रिक्वायरमेंट पहले पढ़ ली, अब आप दोबारा रिक्वायरमेंट पढ़ें। सर आप दोबारा पढ़ें रिक्वायरमेंट। लिस्ट द मैटर्स रिलेटिंग टू अबव सिनेरियो which you would like to include in the engagement letter along with the justification। सर इसको पढ़ने से ये पता लग रहा है कि वो जो मैंडेटरी मैटर्स थे ना, 6 मैंडेटरी पॉइंट्स है, वो ये नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है इस अबव सिनेरियो में से पर्टेनिंग आप एंगेजमेंट लेटर में अपनी क्या क्या रिजर्वेशंस डालेंगे, अपनी क्या क्या पॉइंट्स ऐसे डालेंगे कि आपको जो रिस्क लग रहा है सिनेरियो में वो कवर हो और आपका रिस्क क्या है। सर चैट में मौजूद हैं लोग, जरा बता सकते हैं यार इसमें क्या कंपोनेंट्स, आपको क्या बातें एंगेजमेंट लेटर में डालनी चाहिए इस सिनेरियो को देखते हुए। बताओ भाई, चैट पे मौजूद हो तुम लोग। हाँ भाई सलमान। एक बच्चे ने, अच्छा फाकिर ने मुझे जवाब दे रहा है यार फ्रेमवर्क के बारे में। यार फ्रेमवर्क के बारे में मैं क्या लिखूंगा? फ्रेमवर्क अगर मैं लिख दूं, फ्रेमवर्क तो मुझे पता है फ्रेमवर्क की तो। अच्छा, और फ्रेमवर्क का जो पॉइंट था ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्रेमवर्क, ये तो मैंडेटरी पॉइंट्स में था, ये तो इस सवाल में पर्टेनिंग है ही नहीं भाई। ये जो एंटिटी है पाकिस्तान में, तुम पाकिस्तानी ऑडिटर हो, तो ये फ्रेमवर्क की आइडेंटिफिकेशन करना इसमें, ये तो सिर्फ ये तो वो जो हमारे
हम जो यूजुअल बेचते हैं कंपोनेंट्स जो हमारे होते हैं एंगेजमेंट लेटर में, ये तो वो है मैंडेटरी वाले। इस क्वेश्चन से पर्टेनिंग फ्रेमवर्क जो है ना, ये ये बेसिकली कंपोनेंट नहीं कहलाएगा। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए हम फ्रेमवर्क का जिक्र एंगेजमेंट लेटर में इस सिनेरियो से पर्टेनिंग नहीं करेंगे, वो फिर बड़ी जर्नल बात हो जाएगी फ्रेमवर्क वाला ना। इससे पर्टेनिंग स्पेसिफिकली क्या होगा सर? अच्छा आप इसको देखें सर, देखें पहली लाइन में था, पहली लाइन में था सर, एक बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि आप ये लिख सकते हैं, आशिर ने मुझे जवाब दिया कि सर आप ये लिख सकते हैं कि आप ऑडिट छोड़ दें, रिव्यू कर लें। नहीं देखो, ऐसे नहीं होता। आप जब अपॉइंट होते हैं तो आपको लीगली ऑडिट के लिए अपॉइंट किया जाता है। वो जो हमने रिव्यू में कन्वर्जन का देखा था, वो हमने एक सिनेरियो देखा था। पाकिस्तान में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑडिट की हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम रिव्यू में किसी सूरत भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो ऑडिट की रीजनेबल एश्योरेंस है, वो रीजनेबल एश्योरेंस ही आपका स्टेक होल्डर मांग रहा है। तो रिव्यू में आपकी रीजनेबल एश्योरेंस नहीं होती, आपकी वहाँ मॉडरेट लिमिटेड एश्योरेंस होती है। एक बच्चे ने लिखा सर की ऑडिट मैटर्स। बेटा की ऑडिट मैटर्स में इस सवाल से पर्टेनिंग नहीं है। की ऑडिट मैटर आप तब, अच्छा एक बात ये है कि की ऑडिट मैटर आप तब डालोगे जब आप इनके प्रीवियस ऑडिटर भी रहो। आपने पहली लाइन नहीं पढ़ी ना, आप पहली लाइन जरा गौर से पढ़ें। योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। यार इसका मतलब ये है कि पहला ऑडिट है तुम्हारा, यू आर द फर्स्ट ऑडिटर। तो सब सर आपको पता है फर्स्ट ऑडिटर के केस में यू हैव टू कम्युनिकेट विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर। आप ये लिखेंगे एंगेजमेंट लेटर में कि क्लाइंट ने अरेंजमेंट बनवानी होंगी मेरे लिए कि मैं प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट कर सकूं। तो पहला पॉइंट होगा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर। आपने कम्युनिकेट करना है इस सिनेरियो में रहते हुए, आपने प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट करना है। क्यों? क्योंकि आपका ये फर्स्ट ऑडिट है, फर्स्ट ईयर ऑडिट है, और आपसे पहले किसी न किसी ने ऑडिट किया होगा। तो ये पॉइंट, ये बात एंगेजमेंट लेटर में डालना बहुत जरूरी है कि मैं प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करूंगा। ठीक है सर, सलमान ने मुझे जवाब में लिखा है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस भी लिखेंगे। देखो यार, ये जर्नल बातें हो जाएंगी। तुम्हारा एग्जामिनर सवाल क्या पूछ रहा है? तुम्हारा एग्जामिनर जो सवाल पूछ रहा है कि भाई जस्टिफिकेशन के साथ बताओ कि इस सिनेरियो से पर्टेनिंग क्या क्या बातें डालोगे एंगेजमेंट लेटर में, वो लिखो ना। आप लिखेंगे कि मैं सर पहली लाइन पढ़ने के बाद मैं ये जरूर बात डालूंगा कि आई विल बी कम्युनिकेटिंग विद योर प्रीवियस ऑडिटर। ठीक है, पहला पॉइंट। सर आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट ये था कि हैज बीन पब्लिशिंग, इनकी बड़ी स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस हैं, यानी एक 1 मंथ के अंदर अंदर मैंने इनका ऑडिट रिपोर्ट देनी है। तो सर आपने इससे पहले पढ़ा था कि सर ऑडिट को जो है ना, ऑडिट की टाइमिंग्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ऑडिट को हम इंटरम स्टेज पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर मैं ये बात डालूंगा कि यार ये ऑडिट जो है ना, मैं इंटरम डेट पे स्टार्ट करूंगा, यानी आई विल मेक दिस ऑडिट एज इंटरम ऑडिट। इंटरम ऑडिट की बात करूंगा मैं, उसको शेड्यूल अपने ऐसे बताऊंगा कि मैं उसका ईयर एंड कंप्लीट होने से पहले आ जाऊंगा, यानी मैं कट ऑफ डेट पे आ जाऊंगा। पर ये जिसने इंटरम ऑडिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, वो ये बात पिक कर लेगा। ठीक है सर, इंटरम ऑडिट का बोलेंगे, आप ये बताएंगे कि इंटरम ऑडिट होगा, इंटरम ऑडिट का शेड्यूल लिखेंगे, इंटरम ऑडिट टाइमिंग एंड शेड्यूल, टाइमिंग बता देंगे। इंटरम ऑडिट बता देंगे कि फॉर एग्जांपल हम 2 महीने पहले आ जाएंगे, हम 1.5 महीना पहले आपको स्टार्ट करेंगे। यानी इसमें आप बता देंगे कि आपका फील्ड वर्क और प्लानिंग कब से स्टार्ट होगी, प्लानिंग एंड फील्ड वर्क। आप ये बात लिखेंगे कि आई विल बी स्टार्टिंग दिस ऑडिट एट एन इंटरम डेट एट अ कट ऑफ डेट। ये बात आप अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट को बताएंगे। क्लाइंट ये ना समझ के बैठा हुआ यार ईयर एंड होगा तो आएगा ना ऑडिटर, और आप ये कहेंगे यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ऑडिट करने का। तो आप ये बात एंगेजमेंट लेटर में पहले से ही बताएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है? अच्छा सर, एक बच्चे ने फिर मुझे पॉइंट लिख के भेजा है। अच्छा सर, आपने तीसरी लाइन पढ़ी पढ़ी सर, फर्दर दिस ईयर कंपनी हैज चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन मॉडल। सर इसका मतलब ये है कि इसने कोई ना कोई एक्सपर्ट इन्वॉल्व किया होगा, जिसकी बेसिस पे इसने मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की होंगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। तो आप उन एक्सपर्ट से कम्युनिकेट करेंगे, आप उनसे उस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग लेंगे जिसकी जिसकी बेसिस पे उन्होंने फेयर वैल्यूज डिटरमाइन किए थे, यानी कि यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद दैट एक्सपर्ट। आप ये बताएंगे एंगेजमेंट लेटर में कि आई वुड बी कम्युनिकेटिंग विद योर एक्सपर्ट। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद एक्सपर्ट।
सर ये 3 बातें हो गई, 3 बातें आपकी हो गई, कम्युनिकेशन विद द एक्सपर्ट। ठीक है सर। सर एक बच्चे ने मुझे देखो वाइपर 666 ने मुझे 3-4 जो है वो पॉइंट्स लिख के भेज दी कि सर ये बातें डाल सकते हैं। यार देखो इनहेरेंट लिमिटेशन का क्यों जिक्र कर रहे हो तुम? देखो वो तो जनरल बात हो जाएगी ना। वो कह रहा है तुम्हारा एग्जामिनर कि सिर्फ इसी क्वेश्चन से पर्टेनिंग, सिर्फ इसी क्वेश्चन से पर्टेनिंग भाई मुझे 4 पॉइंट्स बता दो कोई ऐसे जो की बातें होंगी इस एंगेजमेंट से पर्टेनिंग जो एंगेजमेंट लेटर में डलनी चाहिए इस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए। वो तुमसे जनरल बातें नहीं पूछ रहा है, तुमसे जनरल बातें नहीं पूछ रहा है। तुम सवाल को पहले समझो, सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल ये था कि एक कंपनी के आप पहले ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, फर्स्ट ऑडिटर है, बड़ी स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस है, बड़ी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस है और पॉलिसी भी चेंज हुई है ड्यूरिंग द पीरियड। यार इससे रिलेटेड आपने क्या बताना? आप इससे रिलेटेड एंगेजमेंट लेटर में ये बात डालोगे कि भाई क्योंकि तुम्हारा ऑडिट तुम बड़ा स्ट्रिंजेंट डेडलाइन दे रहे हो तो मैं कट ऑफ डेट पे स्टार्ट करूंगा, यानी मैं ऑडिट कट ऑफ डेट पे इंटरिम डेट पे स्टार्ट करूंगा। या आप पहले ही अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दोगे। आप ये कम्युनिकेट करोगे कि मैं आपके प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट करूंगा ताकि मुझे वो प्रोफेशनल रीजंस पता लग जाए जिसकी बेसिस पे मैं ये डिसाइड करूं कि मुझे ये एंगेजमेंट कंटिन्यू करनी है नहीं करनी। यानी आप प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करेंगे प्रोफेशनल रीजंस की डिटर्मिनेशन के लिए। सर हम बाद में देखेंगे, बस आप कम्युनिकेट करेंगे प्रीडिसेसर ऑडिटर से। सर आप उस एक्सपर्ट से भी कम्युनिकेट करेंगे जिसने इनको फेयर वैल्यूज निकाल के दिए हैं। आप उस एक्सपर्ट से भी कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि आपने इस रिवैल्यूएशन मॉडल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आपने देखना है कि मार्केट वैल्यूज कैसे निकली हैं। सर ये हो गया। इसके अलावा आप चौथा पॉइंट डाल सकते हैं कि भाई आप क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि टाइमली डिलीवरेबल्स, टाइमली आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें और डेटा प्रोवाइड करेंगे इस सवाल को देखते हुए क्योंकि बड़ी स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस है। यानी टाइमली डिलीवरी ऑफ अकाउंट्स जो कि ड्राफ्ट होंगे एंड अदर डेटा। ठीक है ना, ये बातें आप लिखेंगे। तो सर ये बातें यही बातें 4 पॉइंट्स हैं और यही 4 पॉइंट्स बनते हैं जो बहुत अहम है। देखो जो इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं और जो रिटन रिप्रेजेंटेशन की एक्सपेक्टेशन है ये जो है ना यार इसमें सेकंड हो जाएंगी। ये इसकी इस सवाल को देखते हुए ना जो सिनेरियो वो बता रहा है उसमें रहते हुए हमें बताना है। देखो ज्यादा टाइम जो है ना तुम लोग को सोचने में लगता है, लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती। लिखने में तो आप सेंटेंस लिख सकते हो लेकिन आप लिखो तो सही। आपको पता तो हो कि सिनेरियो में मैंने क्या चीज लिखनी है। अगर आप गलत चीज लिखोगे तो आपका एग्जामिनर ये उसके ऊपर इंप्रेशन जाएगा यार बच्चे ने तो सवाल समझा ही नहीं सही तरीके से। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रही है बात? अब पता क्या करना, देखो मैं यहाँ पूरे सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोगों को बता दिया। तुम लोग क्या करना, तुम लोग जाके दोबारा से अटेम्प्ट करना और मुझे दिखा देना, मुझसे शेयर कर लेना। ठीक है ना, मैं यहाँ पूरा लिखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ की पॉइंट लिखता हूँ कि ताकि तुम लोगों को रिमेंबर रहे कि सवाल को अटेम्प्ट किस तरह करना है। क्लियर है भाई? तो चैट पे कंफर्म करो। चलो सही है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग 18 का। सर ये बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है। कह रहा है 5 नंबर का है। कह रहा है स्टेट द मैटर्स व्हिच द ऑडिटर शुड कंसीडर टू एस्टैब्लिश व्हेदर द प्रीकंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट और नॉट। यार इसमें दो ही बातें हैं, बड़ा सिंपल सवाल है यार। दो बातें, प्रीकंडीशंस ऑफ द ऑडिट है या नहीं है, दो बातें दी, एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं है, ये डिसाइड करना है। मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को एक्नॉलेज किया है या नहीं किया। सर ये सिर्फ दो बातें नहीं लिखनी, उसमें आपको एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की 2 एक्सेप्शन भी लिखनी है। ये 5 नंबर का सवाल है सर, 5 नंबर का सवाल है, इसमें सिर्फ 2 बातें नहीं लिखनी यार। नंबर का ख्याल रखना, 5 नंबर का सवाल है तो कम से कम 8 से 9 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, अब 8 से 9 मिनट में हो रहा है तो इसका मतलब ये कि कुछ लिखना है तुमने, सिर्फ यस और नो नहीं लिखना, 2 बातें लिख के नहीं आ जाना वरना सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। सर आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। सर आगे चलें। सर स्प्रिंग 17 का सवाल देख लें। सर ये भी कह रहा है कि लिस्ट करो एनी 4 सिचुएशंस, कोई 4 सिचुएशंस बताओ दैट में रिक्वायर रिवीजन इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। कोई 4 बातें ऐसी बता दो जिसकी वजह से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर रिवीजन हो जाए। कोई 4 बातें आप ऐसी बता दें। तो सर इसमें आप क्या समझ रहे हैं, क्या कहाँ से पूछा है इसने ये सवाल, कौन से टॉपिक से जो अभी हमने आइजा 210 पढ़ा है कहाँ से पूछा है इसने और किसके एंगल से रिवीजन की बात कर रहा है, ये भी जरा इस सवाल को देखना। सर ये सवाल जो है ना ये ऑडिटर के एंगल से पूछा गया है कि ऑडिटर का एंगल है। ऑडिटर कब ये समझता जरूरी है कि कब वो सिचुएशंस पूछ रहे हैं कि एक ऑडिटर जो है वो टर्म्स को रिवाइज कर सकता है या रिवाइज करना चाहिए। तो सर हाँ, रिकरिंग ऑडिट, बिल्कुल सही, बच्चे ने लिख के भेजा रिकरिंग ऑडिट। सर रिकरिंग ऑडिट की जो हमने सर्कमस्टांसेस पढ़े थे ना,
आपके पास के रिकरिंग ऑडिट्स में ऑडिटर को ये देखना होता है कि उसको टर्म्स को रिवाइज करना है या रिमाइंड करना है, वो सर्कमस्टांसेस क्या है सर? वो ये सर्कमस्टांसेस थे कि मैनेजमेंट के पास कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई विद रिगार्ड टू द ऑब्जेक्टिव और स्कोप, मैनेजमेंट के पास कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई। दूसरा ये था कि सर कोई रिसेंट चेंज तो नहीं आ गया मैनेजमेंट के अंदर, कोई मैनेजमेंट जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट है उसके अंदर कोई चेंज तो नहीं आ गया, या ये कि कोई आपकी जो बिजनेस के ऑपरेशंस है उसके नेचर ऑफ ऑपरेशंस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ गई। तो इस तरह की सर बातें थी। अच्छा, आपका ये था कि आपके ओनर्स कौन है, ओनर्स के अंदर जो चेंज नहीं आ गया। तो सर ये जर्नल बातें थी, ये बड़ा सिंपल सा बड़ा मार्क्स स्कोरिंग ये सवाल था, बड़ा आसानी से आप इसमें, और ये सिर्फ कह रहा है लिस्ट करो। तो लिस्ट करने का मतलब ये कि बस सिर्फ आपने लिस्ट करना है, ज्यादा उसको एलेबरेट भी नहीं करना, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स है ना, आप समझ लो फ्री के हैं, बस उस बच्चे के लिए जो समझ गया हो। सर आगे चलें, सर ये सी पे आ जाएं, सर सी पे आ जाएं, पार्ट सी पे इसके, डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन which may be adopted by the auditor if preconditions of the audit are not present। यार सिंपल सी बात है, वही सवाल वही जो ऊपर पूछा है कि अगर प्रीकंडीशन मौजूद ना हो तो क्या करना चाहिए। सर आपको पता है 2 प्रीकंडीशंस हैं, एक तो ये कि एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, दूसरा यहाँ एक बच्चे ने मुझे इसका अब दिया कि अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंज आ जाती है तो तब भी आप टर्म्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है यार, ये वही है, बस आपको पता होनी चाहिए। हाँ सर, पार्ट सी की बात कर रहा था कि प्री कंडीशंस की अगर रिक्वायरमेंट, अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा सर? इसमें एकदम नो नहीं कर देगा। अगर आपको याद है, बल्कि मैं आपको ले चलता हूँ, आप एक नजर जरा देख भी लो, रिवीजन भी हो जाएगी। प्री कंडीशंस शुरू में हमने पढ़ा था, मैंने इसका स्केच बना दिया था, ये तुम लोग अपने पास स्केच बना सकते हो, इससे आसानी होगी। देखो सवाल ये पूछ रहा है कि अगर प्री कंडीशंस मौजूद नहीं है तो ऑर्डर को क्या करना है। सर अगर मौजूद नहीं है और अगर मैनेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट मौजूद नहीं है, यानी प्रीमिस ऑफ द ऑडिट मौजूद नहीं है, तो आपने किसी सूरत में एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी है, वापस चले जाना है, एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में देखा था कि इसमें एक एक्सेप्शन है, इवन इफ के एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं होगा तब भी ऑडिटर जो है दो सिचुएशंस में एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। सर फिर वो हमने बाद में देखी थी कि एडिशनल डिस्क्लोजर मैनेजमेंट दे रही है नहीं दे रही, वो सब बातें हमने बाद में देखी थी। ये सब चीजें आपने रिप्रोड्यूस करके आनी है इस सवाल के अंदर। क्योंकि सवाल के जरा नंबर देखो, सवाल ये अच्छे खासे नंबर्स का आया था। ये सवाल जो था तुम्हारा, ये सवाल जो था तुम्हारे 4 नंबर का था। 4 नंबर में यार आपको स्केच बना के कम से कम कुछ ना कुछ तो लिखना होगा, सिर्फ लिख के नहीं आओगे कि नहीं हो सकती, आपको थोड़ा सा डिफाइन करना होगा। 4 नंबर का मतलब ये है कि यार ये आपका मैक्सिमम 7 मिनट में हो जाना चाहिए, और 7 मिनट के अंदर, 6 से 7 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपको याद होनी चाहिए चीजें। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सर ऑटम 2015 का सवाल था। अच्छा तुम लोग ये देखो कि अभी रिसेंट जो सवाल आया था ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा था, बाकी आगे के जो सवाल है ना ये थोड़े सीधे सीधे हैं। लेकिन जो तुम्हारे एग्जामिनर जो ट्रेंड सेट कर रहा है ना कि यार वो अब थ्योरी के सवाल जो है ना, सीधे सीधे थ्योरी के सवाल नहीं भेजता, अब वो जो है ना सिनेरियोस पूछता है, सिनेरियोस के पीछे जो है ना वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होती है, वहां से तुमसे फिर निकलवाता है वो आंसर। अच्छा सर, ऑटम 15 का एक सवाल था कि तुम्हारी फर्म जो है ना रीअपॉइंट हुई है, योर फर्म हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एलिगेंट लिमिटेड। यानी इसका मतलब ये है कि मेरा ये रिकरिंग ऑडिट है, अगर मैं रीअपॉइंट हूँ तो रिकरिंग ऑडिट है। सर यही लिख लिया मैंने, रिकरिंग ऑडिट है। अच्छा, for the year ended 30 June 2015 the firm has been the auditor of EL for last 5 years। ठीक है, रिकरिंग ऑडिट चलता आ रहा है। How would you assess whether it is necessary to send an audit engagement letter to EL for the year ended 30 June 2015? सर ये वही बात कह रहा है कि आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये नेसेसरी है, कैसे असेस करेंगे कि whether it is necessary to send a new engagement letter to EL for this year। यानी ये न्यू एंगेजमेंट लेटर के बारे में पूछ रहा है रिकरिंग ऑडिट के केस में। तो सर वो ये वही बात थी सर, रिवाइज करना है, रिवाइज कराना है, रिमाइंड करना है या रिवाइज करना है, ये वही बातें हैं जो हमने पहले देखी थी कि चेंजेस तो नहीं आई है, मैनेजमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आई, लीगल स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं आई, कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो इम्पोज नहीं हुई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई ऑडिट से रिलेटेड। सर ये वही बातें हैं, 4-5 वही बातें आपने लिखनी है। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड इफ EL रिक्वेस्ट योर फर्म टू चेंज सर्टेन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट लेटर। अच्छा, अब यहाँ बात डिफरेंट हो गई सर, ये वाला जो पॉइंट था ना, पॉइंट ए, ये तो रिकरिंग ऑडिट में हमारा लिखा हुआ था। सर पॉइंट बी जो है ना, यहाँ ये पूछ रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि अगर कंपनी तुमसे रिक्वेस्ट करे टर्म्स को चेंज करने के लिए तो तुम कैसे प्रोसीड करोगे, क्या करोगे। सर हमने देखा था जब चेंज की रिक्वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से आती है ना, तो हमने सिर्फ ये देखना होता है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। अच्छा, ये बात लिखनी है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर द चेंज एग्जिस्ट करती है नहीं कर सकती। सर वो किन सिचुएशन में एग्जिस्ट करती है? सर वो 2 सिचुएशन में एग्जिस्ट करती थी कि सर्कमस्टांसेस की रिक्वायरमेंट हो, या ऑडिट के अंदर आपने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ले ली, ऑडिट विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ऑडिट, रिव्यू कराना था आपने ऑडिट करा लिया। तो
तो सर ये वही स्केच है जो मैंने लिखा था, वही बात आपने लिखनी है। फिर आपने ये कहना है कि अगर मैनेजमेंट की कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो यू वुड कंटिन्यू विद द ओरिजिनल ऑडिट एंड यू विल नॉट चेंज द एंगेजमेंट। सर ये बात आपने लिखनी है, 4 मार्क्स के लिए आप कम से कम इतना लिख के आएंगे, इतना लिखना है, जरूरी है इतना लिखना। सर क्लियर है? जरा चैट पे कंफर्म करें यार, सवालात सीधे हैं, बड़े आसान सवालात हैं, और कभी कभी तुम्हारे एग्जामिनर जो है ना आसान सवाल भी पूछ लेता है, तो दुआ करो ऐसे आसान सवाल आ जाए तुम्हारे अटेम्प्ट में भी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर स्प्रिंग 2015 का सवाल था, ये भी देख लें। सर कह रहा है द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर स्पेसिफाइज ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव बताता है, दूसरा रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, तीसरा हो गया एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, स्टेट एनी 4 एडिशनल मैटर्स दैट मे बी इंक्लूडेड इन द एंगेजमेंट लेटर। अब यहाँ ये जर्नल सवाल कर रहा है, ये कह रहा है कि वो जो 5-6 जो आपके मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं या मैंडेटरी लेटर्स के जो हिस्से होते हैं, इनके अलावा आप क्या एडिशनल बातें डाल सकते हैं। सर यहाँ आपके पास रूम है, यहाँ जो आप में से बच्चे कह रहे थे ना सर इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में लिख दें, इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में लिख दें, यहाँ सर आप फीस के बारे में लिख दें, फीस की और बिलिंग का शेड्यूल बता दें, फिर यहाँ आप बता दें कम्युनिकेशन विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर, यहाँ बता दें वर्किंग पेपर्स हम लेंगे, यहाँ आप बता दें कि हम आपके एक्सपर्ट से और इंटरनल ऑडिटर से कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ आप बता दें कि आप रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे। तो सर यहाँ आपके पास रूम था, इस सवाल में आपके पास रूम था, क्योंकि ये एक जर्नल सवाल पूछा गया था। क्लियर है बच्चों? 2015 का सवाल है, ये वो सवाल था। हाँ की ऑडिट मैटर्स बिल्कुल डाल सकते हो यार, अब जो याद रहता है। देखो अब की ऑडिट मैटर्स में आप ये लिखेंगे कि आप जो है ना की ऑडिट मैटर्स रिपोर्ट करेंगे, आप एंगेजमेंट लेटर में ये बताओगे कि वी विल बी रिपोर्टिंग द की ऑडिट मैटर्स। ठीक है ना, कि आप क्लाइंट को, क्योंकि ये आपकी एक्सेप्टेंस की स्टेज है एंगेजमेंट लेटर, तो आप क्लाइंट को ये बताओगे कि मैं ऑडिटर हूँ, मैं आपको की ऑडिट मैटर्स भी दूंगा इन एडिशन टू द, बेसिकली आपकी ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा है। बस क्योंकि की ऑडिट मैटर्स एक नया ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा बना है, तो हो सकता है कि, और ये ऑडिट रिपोर्ट पहले जो है ना 2 पेज की होती थी, अब 5-6 पेज की हो गई है। तो ऐसा ना हो कि कोई मैनेजमेंट आखिरी रिपोर्ट देख के परेशान हो जाए, पुराने जो लोग बैठे हुए कहेंगे यार ये क्या चीज है, तो आप पहले से बता देंगे कि यू विल बी इंक्लूडिंग द की ऑडिट मैटर्स। ठीक है ना सर, बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सही है सर, आगे चलें। सर ये ऑटम 2014 का भी वैसी सवाल है। अब आगे के जितने भी सवालात हैं ना बच्चों, ये आगे के जितने भी सवालात हैं ये बहुत आसान है और ये सिमिलर ही हैं, और ये तुम लोगों के जो है ना, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क ही है, ये इसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, और लिख के करना। ठीक है, ये सिमिलर है, सिमिलर नेचर के हैं। मैंने 2-3 सवाल करा दिए ताकि तुम लोगों का फ्लो हो जाए एक दफा। और यार ये देखो भाई, तुम लोग ना लिख के करना, देखो ऐसे मतलब देखने से या आपस में डिस्कस करने से नहीं होगा, जब तक लिखोगे नहीं सही तरीके से तुम्हारा एग्जामिनर समझ नहीं सकेगा, और वो समझेगा नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक स्टूडेंट ऐसा है जो समझता है कि यार मुझे आता है लेकिन वो लिख नहीं पाता, तो उसकी वो लिखने की जो उसकी ड्राफ्टिंग की प्रॉब्लम है वो अभी आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है, चलें सर। अच्छा सर, हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, और अभी तक यार देखो जो मैंने अब तक पढ़ाया है ना, ये समझ लो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही है। अभी आपने जो कोर ऑडिट है ना, कोर ऑडिट के आइजाज जो सिर्फ 2 आइजाज हैं, आप हैरान होंगे सर आप क्या कह रहे हैं। यार आइजाज जो है ना, तुम्हारे 2 ही इंपॉर्टेंट आइजाज हैं, तुम्हारे जितने भी आइजाज इंक्लूडेड है ना, इनमें से 2 इंपॉर्टेंट आइजाज हैं। वो जिसने समझ लिए उसने पूरा ऑडिट समझ लिया, और जो उन 2 आइजाज को नहीं समझ सका ना, वो पूरी जिंदगी रोता रहेगा कि सर ऑडिट समझ में नहीं आता। तो सर अभी हम प्लानिंग की बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हैं। देखो प्लानिंग भी ना बड़ा लंबा एक फेज होता है। प्लानिंग ये नहीं होता कि यार क्लाइंट आया 2 दिन प्लानिंग की और मैं पहुंच गया, नहीं ऐसे नहीं होता सर। प्लानिंग की स्टेज से रिलेटेड 4-5 आइजाज हैं, जिसमें से अभी हमने कुछ किए। सर हम ऐसा करते हैं, अभी ना हम वो जो स्टेजेस ऑफ ऑडिट और मास्टर डॉक्यूमेंट था जो मैंने आपको शुरू की क्लास में दिया था, ऑडिट की स्टेजेस, वो देखते हैं सर, उससे जरा आपको आइडिया होगा ऑडिट की फेजेस ऑफ एन ऑडिट। यार ये डॉक्यूमेंट जो है ना, तुम लोग जो है ना अपने पास रखना, अपने पास हमेशा। इस डॉक्यूमेंट को कभी अपने से दूर नहीं करना, ये तुम्हारे सीए फाइनल्स में भी बहुत हेल्प करेगा। अच्छा सर आपने ये हमें शुरू की क्लास में फेजेस ऑफ ऑडिट का एक डॉक्यूमेंट दिया था, जिसमें आपने ये बताया था कि यार हमारे कोर्स में ना 22 आइजाज हैं, और ये तमाम 22 आइजाज मुख्तलिफ फेजेस के अंदर डिवाइडेड हैं।
सर फिर मैंने आपको एक बताया था कि यार आप कोई भी काम स्टार्ट करने जब जाते हैं, एक जनरल काम चाहे भले ऑडिट हो या कोई भी हो, सर आप सबसे पहले काम को प्लान करते हैं। सर सबसे पहले आप काम को प्लान करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप आपका प्लानिंग का होता है, जो सर आप अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने पूरी प्लानिंग नहीं पढ़ी है सर। दूसरा स्टेप होता है आपका एग्जीक्यूशन का, यानी जो आपने कर लिया आप उसको फिजिकली करने जाएंगे, यानी आपने ये सोच लिया है कि मैंने करना क्या है, अब एक्चुअली जाके जो डिग आउट करेंगे वो आप एग्जीक्यूशन की फेज में करेंगे। एग्जीक्यूशन की फेज में ये जाके नहीं सोचेंगे कि मैंने करना क्या है, एग्जीक्यूशन की फेज में तो कर देना है, ठीक है सर। उसके बाद आती है कंक्लूजन फेज, यानी जो मैंने काम किया, जो मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किया, वो सुनो, प्लानिंग की स्टेज पे मैंने सोचा, एग्जीक्यूशन की स्टेज पे मैंने किया, कंक्लूजन की स्टेज पे मुझे उसके नतीजे पता लगे कि क्या किया है, कि उसका नतीजा क्या है, क्या रिजल्ट निकले। सर उन नतीजों को फिर मैं कंपाइल करता हूँ, उन नतीजों की बेसिस पे मैं किसी डिसीजन पे पहुंचता हूँ। सर डिसीजन पे पहुंचने के बाद मैं दुनिया को बताता हूँ, मैं रिपोर्ट करता हूँ कि यार मैंने ये काम किया है। यार एक बच्चे ने भी सवाल किया है, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ यार, मैं अभी जरा जनरल बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा ये सारे आइजाज वगैरह किस तरह लिंक किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि तुम्हारी एक अभी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मुझे सलमान ने भेजा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें इसका जवाब दे रहा हूँ तुम्हारे सवाल का। तो सर ये आपकी फोर्थ फेज जो होगी वो रिपोर्टिंग की फेज होगी, कोई किसी भी काम को करने के लिए। सर इसी तरीके से हमारी ऑडिट की भी फेजेस हैं, और हर फेज में हमारे मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, हर फेज में मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा सर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपका जो फ्रॉड का आइजा है, आइजा 240, सर ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्टेज पे स्प्लिट हुआ है, इसलिए मैंने इसे अलग से लिखा है। ये अभी शुरू की बातें, बुनियादी बातें हैं, तो आप ये मत कहिएगा कि यार जो सर ने प्लानिंग फेज में आइजा लिखा नहीं है, हो सकता है यार वो प्लानिंग तो है ही नहीं। मैं आपको पहले से बता दूं कि कुछ आइजाज ऐसे हैं जिनके जिनके कुछ सेक्शन जो है ना वो प्लानिंग स्टेज से पर्टेनिंग है, और कुछ आइजाज, अब जैसे यही फ्रॉड है 240, इसका कुछ सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन फेज से पर्टेनिंग है। तो सर आपको ये आपका टीचर आपको बताएगा, जो भी आपको पढ़ाएगा वो ये आपको बताएगा कि इस आइजा की इम्प्लीकेशन किस स्टेज पे है। अच्छा सर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई ना कोई किसी फेज का आइजा जरूर है जो कि उस फेज को सेट आउट करता है, यानी फॉर एग्जांपल प्लानिंग फेज जो है ना वो किसी ना किसी आइजा के रेफरेंस से बन रही है। अच्छा सर हमने अभी तक प्लानिंग फेज में हमने सर आइजा 200 पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा। सर इसमें ना कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी, ये सिर्फ बेसिक प्लानिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और कुछ इसमें हमने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़े थे। यार ये आइजा 200 ना ये प्लानिंग फेज को सेट आउट नहीं कर रहा है, प्लानिंग फेज का हिस्सा। बुनियादी सोच समझ होनी चाहिए कि ऑडिट किस तरह, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटीज है, ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी, बुनियादी बातें हैं, प्लानिंग फेज को सेट आउट नहीं कर रहा है। अच्छा सर फिर हमने आइजा 210 पढ़ा, आइजा 210 में हमने ये देखा कि अगर मुझे ऑफर आ जाए क्लाइंट की, तो मैं अगर उसको एक्सेप्ट करूंगा तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक्सेप्ट करूंगा, मैं उन टर्म्स को अभी डॉक्यूमेंट करने जा रहा हूँ। अभी मैंने सही तरीके से प्लानिंग नहीं की है कि मैं जाके करूंगा क्या, मैं तो अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, क्लाइंट को बता रहा हूँ कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, सिर्फ एक रिटन एग्रीमेंट की फॉर्म में ला रहा हूँ, प्लानिंग नहीं की है अभी मैंने। 210 भेजते वक्त पूरी प्लानिंग नहीं की है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना अपने दिमाग में कि 210 पे मैंने सिर्फ टर्म्स को कंफर्म किया है। सर आगे बढ़ते हैं। सर अभी आज जो हम पढ़ने जाएंगे सर आइजा 300 पढ़ेंगे, इसका इस स्टैंडर्ड का नाम है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइजा 300। सर क्या प्लानिंग स्टेज ये जो आइजा 300 है, क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट आइजा है प्लानिंग स्टेज का? सर नहीं, ये ऐसा नहीं है। प्लानिंग स्टेज में आइजा 300 में हम ये देखेंगे कि प्लानिंग में क्या करना है, प्लानिंग में हमने क्या करना है। आइजा 300 तुम्हारा प्लानिंग है, ठीक है, सिर्फ ये मोटा मोटा ऊपर बता रहा है कि प्लानिंग में तुमने क्या करना है, मोटा मोटा बता रहा है, पूरी इंपॉर्टेंट ये आइजा इस फेज को सेट आउट नहीं कर रहा है। सर इस फेज को जो आइजा प्लानिंग की फेज को जो आइजा सेट आउट कर रहा है सर वो है आइजा 315। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट आइजा है, यानी कि आइजा 315 ये तुम्हारा रिस्क असेसमेंट है, ऑडिट रिस्क असेसमेंट, ये हम नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे। और पूरी प्लानिंग फेज को जो सेट कर रहा है ना सर वो ये आइजा सेट कर रहा है। बाकी आप सारे आइजा निकालने इससे, इस फेज से ना ये सारे आइजाज निकालने, ये फेज खत्म नहीं होगी। अगर आपने 315 निकाल दिया ना आपकी ये फेज खत्म हो जाएगी, आप ऑडिट कर नहीं सकेंगे। तो आप याद रखिएगा
कि अभी तक हमने जो आइजाज पढ़े ना वो बेसिक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से पढ़े हैं, वो हमने मेन आयदा नहीं पढ़ा है प्लानिंग फेज का। सर सबसे मेन आयदा रिस्क असेसमेंट है 315, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम प्लानिंग में सिर्फ ये देखेंगे प्लानिंग में करना क्या है। बस प्लानिंग का आयदा तुमसे ये कह रहा है कि तुमने प्लान करना है। अब प्लानिंग में क्या करना है वो तुम्हें तुम्हारे 315 बताएगा, वो तुम्हें 300 नहीं बता रहा, वो तुम्हें 315 बताएगा कि तुमने प्लानिंग में क्या करना है, प्लानिंग में देखना क्या है, प्लानिंग किस चीज की करनी है। आपने बेसिकली प्लानिंग रिस्क की करनी होती है, रिस्क असेसमेंट करनी होती है, वो हम बाद में देखेंगे। ये आगे की चीजें, मैं तुम लोग को बेसिक बातें बता रहा हूँ कि 300 को ये समझ के नहीं बैठ जाना कि सर ने 300 बता दिया तो 300 के बाद हम जो है प्लानिंग करने के काबिल हो जाएंगे, नहीं सर। उसके बाद आपका एक आयजा आता है 520। सर ये बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं। सर ये आपने क्यों डाला है इस फेज में यार? ये जब तुम 315 पढ़ोगे ना, ये सलमान का सवाल आया था, सलमान का सवाल था सर ये 520 जो है ये आपने प्लानिंग फेज में क्यों डाल दिया? यार जब तुम 315 पढ़ोगे ना, ये उससे लिंक्ड है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें वहीं इसकी इम्प्लीकेशन समझाऊंगा, वहीं उसकी इम्प्लीकेशन समझाऊंगा। अभी इस स्टेज पे समझ में नहीं आएगी। अभी तुम्हें मैं सिर्फ आयजा 300 बता रहा हूँ, और आयजा 300 में मैं तुम्हें सिर्फ आइसोलेशन भी नहीं रख रहा, मैं तुम्हें पहले से ही क्लियर कर रहा हूँ कि यार 315 है मेन आयदा जो मेन प्लानिंग का है, 300 नहीं है। 300 तो सिर्फ ये बता रहा है यार तुमने प्लान करना है, प्लानिंग में क्या चीज है, प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग में क्या देखना है, वो 315 बता रहा है। क्लियर है यार? और इसके बाद हम फिर स्टैंडर्ड पे जाएंगे। अच्छा, मैंने ये बताया था कि प्लानिंग फेज का सबसे इंपॉर्टेंट आयदा, प्लानिंग फेज का सबसे इंपॉर्टेंट आयदा 315 है। हाँ देखो सलमान, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो पहले ये देख लो। बस ये याद रखना कि प्लानिंग फेज का सबसे इंपॉर्टेंट आयदा 315 है। बिल्कुल इसी तरह एग्जीक्यूशन फेज का सबसे इंपॉर्टेंट आयदा जो है ना, वो आयदा 330 है। बस सर अभी इस स्टेज पे ना ये बात आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूशन फेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आयदा जो है वो 330 है। ये बेसिकली प्रोसीजर्स हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स, कि आपने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, और प्रोसीजर्स तो आप ऑब्वियसली जाके जब प्लांट पे जाएंगे तो परफॉर्म करेंगे ना। तो आयजा 330 जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट आयजा है, और आयजा 315 प्लानिंग स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट आयजा है। और ये दोनों आयजा 315 और 330 मिला के तुम्हारे ऑडिट के सबसे इंपॉर्टेंट आयजाज हैं। ये दो आयजाज जो समझ नहीं सका, इनके दरमियान जो फर्क बच्चा समझ नहीं सका, इनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सका, वो ऑडिट कभी नहीं कर सकता, उसको समझ में ही नहीं आएगा, वो फंसा रहेगा। ठीक है, तो ये अभी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। ये देखो, ये एग्जीक्यूशन फेज में भी मैंने आयजा 320 भी लिखा है, 530 सैम्पलिंग भी लिखा है, 500 भी लिखा है। यार ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो आयजा इस फेज को सेट आउट कर रहा है वो 330 कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह प्लानिंग फेज को जो आयजा सेट कर रहा है वो 315 कर रहा है, वो हम 300 के बाद पढ़ेंगे। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद, थोड़ा मेच्योर हो जाए ना। देखो प्लानिंग फेज को तुम इस तरह समझो, मैं एक टाइमलाइन बना दूं, अगर ये फॉर एग्जांपल ये एक टाइमलाइन है। प्लानिंग फेज जो है ना तुम्हारी, यहाँ तुम्हें ऑफर आई, ठीक है, ये तुमने एंगेजमेंट लेटर भेजा। अच्छा ऑफर आई, ऑफर के बाद तुमने तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब चीजें देखी, एथिकल कंसिडरेशन सब चीजें तुमने देखी कि एथिकली क्लियर हो, वो क्वालिटी कंट्रोल के एंगल से क्लियर हो, आईएसओ 200 के हिसाब से क्लियर हो नहीं हो, ठीक है ना। अब ईएल भेजने के बाद ना यार एकदम जो है ना तुम्हारी प्लानिंग कंप्लीट नहीं होगी, कुछ उसके बाद टाइम लोगे, फिजिकली टाइम लोगे प्लानिंग करने का एग्जीक्यूशन से पहले, यानी बिफोर एग्जीक्यूशन। अगर इस स्टेज पे एग्जीक्यूशन कर रहे हो, जाके फिजिकली स्टार्ट कर रहे हो, तो सर ईएल भेजने के बाद ये जो टाइम है ना बीच का, सर ये आपका प्लानिंग का टाइम है, प्लानिंग स्टेज। सर ये बात आपको याद रखिएगा। और इस स्टेज में आयजा आपका आयजा 300 भी आएगा, 315 भी आएगा, 520 भी आएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आयजा जो होगा वो आपका 315 होगा। बच्चों क्लियर है? बस अब इसके बाद हम आयजा 300 पे चल रहे हैं। यहाँ कोई सवाल है? इस हद तक जितना मैंने तुम्हें लिमिटेड बताया है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है यार। अच्छा चलो यार, ये अब बड़ा आसान आयजा है, ये आयजा 300 है ना, जैसे हमने आयजा 200 पढ़ा था और 210 पढ़ा था, इसमें थ्योरी की चीजें ज्यादा है, और एग्जामिनर जो है ना तुम्हारा ज्यादा इसमें मतलब रिपीटेटिव नेचर की चीजें पूछता है। थ्योरी की चीजें ज्यादा है, लेकिन वो सिनेरियो बना के भी पूछ सकता है। तो बहुत आसान आयजा है हमारा, इंशाल्लाह 2 क्लासेस में हो जाएगा। आज मैं तुम लोग को एक ओवरऑल व्यू दे दूंगा इसका, और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हमारा आयजा 315 स्टार्ट होगा, जो कि इंपॉर्टेंट आयजा है। अच्छा सर,
ये मैं हैंडआउट जो है ना ये तुम लोगों के पास मैं अवेलेबल कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। आज बस हम इसको थोड़ा मोटा ऊपर ऊपर से देखेंगे। हमारी क्लास जो है वो 5:30 बजे तक है, ठीक है। अच्छा सर देखो, हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, पता है, एक रीजनेबल एश्योरेंस हमने लेनी है। सर आपसे अगर मैं जनरली पूछूं, देखो तुम्हारा आइजा भी ना, कुछ तुम्हारे आइजाज भी ना बुनियादी बातें बता स्टार्ट करते हैं, एकदम मेन ऑब्जेक्टिव पे नहीं आ जाते किसी भी स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव पे। वो पहले बुनियादी बातें बताते हैं, वो पहले बताते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों ये आइजा लाया गया, इसका स्कोप वगैरह क्या है। अच्छा सर आप ये याद रखिएगा, जब भी आप आइजा 300 पढ़ने जाएंगे ना, ये याद रखिएगा कि ये आइजा जो है ना रिकरिंग ऑडिट्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, यानी ये समझ के ये आइजा बनाया गया है कि जो क्लाइंट चल रहे हैं फर्म के, ये रिकरिंग नेचर के क्लाइंट्स हैं। सर हमेशा तो ऐसे नहीं होता, बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं। तो हाँ सर, जो फर्स्ट टाइम क्लाइंट्स आएंगे ना, जो फर्स्ट टाइम इनिशियल क्लाइंट्स होंगे, उनके लिए अलग से कंसिडरेशंस जो है ना वो आइजा में बता दी गई है। सर ठीक है, ये बात आप ख्याल में रखिएगा कि आइजा 300 जो है ना रिकरिंग ऑडिट्स के को रखते हुए, माइंडसेट में रखते हुए बनाया गया है, यानी रिकरिंग ऑडिट्स के कॉन्टेक्स्ट में। सर आपको आइजा 300 बताता है कि ऑडिट को प्लान क्यों करना है, नीड फॉर प्लानिंग, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर प्लानिंग। सर आपका आइजा ये कहता है कि आपने ऑडिट को प्लान इसलिए करना है कि आप ऑडिट को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकें। सर सिंपल सी बात है, इट इज अ मीन ऑफ अचीविंग द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। सर बहुत सिंपल सी बात है, थ्योरी की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि ये प्लानिंग ही तो है जिसकी बेसिस के बाद मैं जाके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकूं। यानी ये समझ लो कि मैंने फॉर एग्जांपल सीए करना था, ठीक है, तो सीए करना था, मैंने सोच के रख लिया, मैंने ऑब्जेक्टिव बना के रख लिया। अब यार उसको अचीव करने के लिए मुझे प्लान बनाना पड़ेगा, यार मुझे क्लासेस लेनी होंगी, यार मुझे स्टडी करनी होगी, यार मुझे मुझे जो है फर्म इंडस्ट्री ज्वाइन आर्टिकल्स करनी होगी। तो ये सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा था ना यार, मैंने प्लानिंग की तो मैंने एक चीज अचीव की। तो बिल्कुल इसी तरह ऑडिट के लिए भी, अगर आप ऑडिट करने पहुंच जाएंगे क्लाइंट के पास, तो मुंह उठा के नहीं जाना है, आपने प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग करने से क्या होगा, आप ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करेंगे। सिर्फ अचीव नहीं करेंगे, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सर इसका मतलब ये है कि मैं जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करूंगा, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी डेस्टिनेशन पहुंचना है और उसके 4 रूट्स हैं, और मैंने अगर स्टडी पहले से की हुई हो, जैसे आप ओवर करीब में देखते हो और आप सबसे शॉर्टेस्ट रूट देखते हो, तो आप आसानी से पहुंचते हो ना, प्लानिंग करते हो ना। तो मैं अपने ऑब्जेक्टिव तक इफिशिएंटली यानी जल्दी तेजी से पहुंचूंगा। ये इफिशिएंटली का मतलब है स्पीड, कितने फास्ट आप जा रहे हैं, और इफेक्टिवली का मतलब ये है कि कितना करेक्ट जा रहे हैं आप, हाउ करेक्ट, कितना करेक्ट है, कितना सही है आप। तो प्लानिंग करने से दोनों फायदे हैं सर। प्लानिंग करने से मैं अपने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को इफिशिएंटली भी अचीव करूंगा और इफेक्टिवली भी अचीव करूंगा, यानी मैं सही ऑब्जेक्टिव को अचीव करूंगा। सर ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, और मैं उस पर रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, याद रहना चाहिए। अच्छा सर इस स्टेज पे आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि प्लानिंग के अंदर रिस्क असेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है 315 में। देखो 300 जो है वो ये बता रहा है कि प्लानिंग करनी है, प्लानिंग में क्या करना है वो 315 बता रहा है। सर वो जब हम रिस्क असेसमेंट देखेंगे ना, तब हमें पता लगेगा कि असल इंपॉर्टेंस क्या है। ये अभी जो है ना, अभी की आज की जो क्लास है ना, ये तुम्हें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग दे रही है कि प्लानिंग होती है ऑडिट की, प्लानिंग में क्या देखते हैं, प्लानिंग में एक्चुअली करते क्या है वो हम 315 में देखेंगे। वही मेन बात है, लिखा हुआ है 315 रिस्क असेसमेंट इज द की फीचर ऑफ द ऑडिट प्लानिंग प्रोसेस। बस ये यार इस स्टेज पे ना, अभी आज की क्लास में तुम्हें ये याद रखना है कि सर कोई रिस्क असेसमेंट होती है जो प्लानिंग का सबसे बुनियादी फीचर है। अभी तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, आपकी जो स्टडी साथ की जो भी क्लास है आपको ये पता होना चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे यार प्लानिंग में हम प्लानिंग करके जाएंगे, प्लानिंग पढ़ेंगे हम। आप ये कहेंगे कि सर प्लानिंग में हमने ये समझा है कि कोई रिस्क असेसमेंट होती है 315 के अंदर जो करनी है, वो हमें 300 बता रहा है कि 315 की तरफ तुम्हें रूट कर रहा है कि पहले तो ये सोच लो कि प्लानिंग होगी, प्लानिंग किस तरह होगी वो 315 बताएगा, ठीक है सर। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार जनरली आप बता दें कि क्या बेनिफिट्स हैं प्लानिंग के, तो सर आप इसमें स्टैंडर्ड आपको बता रहा है कि यार प्लानिंग करने से आपको क्या फायदा होगा, कि आपको पता लग जाएगी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है क्लाइंट की। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की इंडस्ट्री की तुम नॉलेज लोगे, कोई क्लाइंट तुम्हारे पास आया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है, और तुम्हें अभी जैसे फॉर एग्जांपल करंट सिनेरियो में अगर तुम्हारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट आ जाता है, तो तुम्हें पता है यार कि सेल तो हो नहीं रही है और स्टॉक में इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है, तुम्हारे फौरन दिमाग में आएगा कि कहीं इन्वेंट्री ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई। दिमाग में ये बातें क्लिक करेंगी। ये प्लानिंग की स्टेज पे अभी गए नहीं हो, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो,
पता लग रही है बातें और दिमाग में आ रहा है कि यार ये मसला हो सकता है, ये मसला हो सकता है, फिक्स एसेट्स इनके इम्पेयर्ड हो सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये कि जो प्रॉब्लम तुम्हें बाद में प्रॉब्लम जो तुम्हें बाद में आइडेंटिफाई होंगी वो तुम पहले ही कर लोगे अगर प्रॉपर्ली प्लान करोगे। अच्छा सर, फिर ये कि प्लानिंग से फायदा ये होगा कि मैं प्रॉपर अटेंशन डिवोट करूंगा, मैं रिस्की एरियाज को टाइमली आइडेंटिफाई कर लूंगा, उन पे ज्यादा रिसोर्सेज लगाऊंगा, ज्यादा वर्कआउट करूंगा। प्लानिंग जो है मुझे, मैं अपने टाइम शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर लूंगा, टीम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करूंगा, अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करूंगा स्टाफ की। यार जाहिर सी बात है ना, जितना क्लाइंट के अंदर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होंगी उतना ही मैंने एक्सपीरियंस स्टाफ भेजना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट है, सब्जी वाले की दुकान है फॉर एग्जाम्पल, यार मैं वहाँ अपने सीनियर बंदे थोड़ी भेजूंगा एज कम्पेयर टू अ क्लाइंट जो कि फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या किसी बड़ी मल्टीनेशनल में है। यार मैं उसी हिसाब से वहाँ अपने स्टाफ को भेजूंगा। और सिर्फ ये नहीं कि मैं अगर कह दूं कि मल्टीनेशनल है तो सारे सीनियर्स या सारे क्वालिफाइड लोग वहाँ भेजोगे, नहीं। अप्रोप्रिएट सिलेक्शन, यानी टीम की जो कंपोजिशन होगी उसमें सीनियर्स भी होंगे, जूनियर भी होंगे, ट्रेनीज भी होंगे तुम्हारे जैसे। तो अप्रोप्रिएट सिलेक्शन होगी स्टाफ की विद रिगार्ड टू देयर एक्सपीरियंस। जितना रिस्की क्लाइंट होगा उतना एक्सपीरियंस स्टाफ ज्यादा रखूंगा मैं यूजुअली। अच्छा सर, टाइमिंग से मुझे सुपरविजन भी होती है, डायरेक्शन देने में आसानी होती है स्टाफ को, और उनके काम को रिव्यू करने में भी मुझे आसानी होगी अगर मैं पहले से ही प्लान कर लूंगा। पहले से ही प्लान कर लूंगा तो मैं स्टाफ के काम को रिव्यू भी आसानी से करूंगा। और सर प्लानिंग से ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, मैं इसका ऑडिटर हूँ और इसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो इसकी सब्सिडरी कंपनी के जो ऑडिटर होगा इसके साथ भी तो मैं कोऑर्डिनेशन करूंगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अगर होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर हूँ और सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर कोई और है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं सेम हूँ, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर कोई और है तो यार ऐसा नहीं होगा कि मैं उस ऑडिटर से बिल्कुल बातचीत ना करूँ। उस ऑडिटर के काम को मैं रिव्यू करूंगा, क्योंकि यार मैं होल्डिंग की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का के ऊपर ओपिनियन देने जा रहा हूँ, तो मुझे उस कंपोनेंट ऑडिटर के काम की अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है। ठीक है, तो प्लानिंग अगर करूंगा कि मैंने उसकी काम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तभी तो जाके करूंगा। तो ये बातें यार, ये 5-6 पॉइंट्स हैं, ये तुम्हारा ना एग्जामिनर किसी भी एंगल से ना इस बात को घुमा के पूछ सकता है। तो ये क्लियर है, ये तुम्हें याद रहेंगी। देखो इसके लिए ना अभी तुम्हें 315 समझने की जरूरत नहीं है। तुम में से बच्चे सवाल कर सकते हैं सर आपने 315 के बारे में भी नहीं बताया। देखो 315 ना बहुत इंपॉर्टेंट आइजा है, उसके लिए अलग से मैं क्लासेस रखूंगा, उसके लिए मेरे पास अलग से नोट्स हैं। ये बेसिक चीजें हैं, ये जो मैं तुम्हें चीजें करा रहा हूँ इसमें से तुम्हारा एग्जामिनर मोस्ट प्रोबेबली थ्योरी की कोई चीज पूछेगा या कोई सिनेरियो बेस्ड पूछ लेगा जो तुमसे थ्योरी बेसिकली तुमसे निकलवा रहा होगा। लेकिन इसमें अभी ऑडिट को हमने उस तरीके से नहीं समझा है। ऑडिट को जैसे फॉर एग्जांपल 315 के अंदर रिस्क असेसमेंट होती है, वो अभी मैंने तुम्हें नहीं कराई, उसके अलग से बड़ा डिटेल में डॉक्यूमेंट है। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने रिस्क असेसमेंट अभी 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 हमें नहीं पढ़ाई। यार तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये अभी थ्योरी की चीजें, ये मोटी मोटी चीजें कवर हो जाएंगी, फिर उसके बाद जो है ना तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा 315 के अंदर। बड़ा मतलब मैंने बहुत अच्छे हैंडआउट्स बनाए मैंने इसके, और तुम्हारा बड़ा इसके अंदर अटेंशन होगी। जो थ्योरी की चीजें है ना जिसमें फॉर एग्जांपल टाइम कंज्यूमिंग है यार, वो मैंने पहले कराई है। इसके बाद हम जब आइजा 315 पे आएंगे तो एग्जांपल्स के साथ करेंगे, बहुत मजा आएगा उसको समझने में। ठीक है, अच्छा सर आगे चलें। अच्छा सर आइजा 300 ये कहता है, अच्छा एक बच्चे ने मुझे सवाल किया सर ये इतना सारा जो है हमारी स्टडी टैक्स में तो नहीं लिखा हुआ, आप कहाँ से ले आए? यार देखो बात सुनो, तुमने रटना नहीं है, तुमने समझना है। मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना इसमें, देखो बोल्ड भी किया हुआ है। जब देखो 3-4-5 दफा जब तुम पढ़ लोगे ना आइजास को, इनको पढ़ोगे तो तुम्हें ये चीजें कुछ ना कुछ रिटेन होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैंने हाईलाइट किया। कभी भी इसको आप रिमाइंड, आप मैं नहीं याद कर सकता है इसको, याद नहीं रख सकता आप भी। आप सिर्फ कीवर्ड्स को और इसके कॉन्सेप्ट को समझो, बाकी चीजें आपको इंशाल्लाह रिकॉल होती रहेंगी 3-4 दफा जब आप रिपीट करोगे। अच्छा सर, आपका स्टैंडर्ड आपको ये बताता है, एक बात आप याद रखिएगा, किसी जब भी आप ऑडिट करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यार जब भी कंपनी कोई ऑडिटर अपॉइंट करती है ना, एक बात याद रखना कि यूजुअली वो 5 साल तक जो है ना ऑडिटर को चलाती है। यूजुअली कोई भी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग हो या बैंक हो, वो एक ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो यूजुअली उसको 5 साल तक चलाती है, क्योंकि हर साल ऑडिटर का चेंज करना मैनेजमेंट कभी भी अफोर्ड नहीं करती। हर साल ऑडिटर आएगा, नई नई चीजें मांगेगा। यार एक बात याद रखना कि जब एक ऑडिट खत्म होता है ना, ये फॉर एग्जांपल सुनो, एक ऑडिट स्टार्ट होता है, एक ऑडिट स्टार्ट हुआ, एंगेजमेंट स्टार्ट हुई, यहाँ तुम्हारी एंगेजमेंट स्टार्ट हुई। एंगेजमेंट स्टार्ट का मतलब ये है कि आपने एंगेजमेंट लेटर भेज दिया, आप ऑफिशियली दोनों बाइंड हो गए, तो आप ऑडिट करके देंगे। सर इस स्टेज से ना प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्लानिंग इस स्टेज से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, और सर ये प्लानिंग जो है ना, ये प्लानिंग चलती रहेगी, और जब तक आपका ऑडिट एंड नहीं होगा ना, यानी एंगेजमेंट आपकी एंड नहीं होगी, ये प्लानिंग आपकी बरकरार रहेगी। सर ये क्या बात हुई, प्लानिंग के बाद तो एग्जीक्यूशन स्टेज आती है, एग्जीक्यूशन की स्टेज में तो आपकी प्लानिंग खत्म हो जानी है। यार देखो छोटी मोटी ना चेंजेस आती रहती है,
तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जीक्यूशन स्टेज में पहुंच गए तो अगर प्लानिंग गलत भी थी ना तो अब हम प्लानिंग को रिवाइज नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे। यानी आपकी जो प्लानिंग होती है ना, आप उसके अंदर लिटिल बिट रिवीजन करते रहते हैं हालात को, जरूरत को देखते हुए, लेकिन बड़ा हिस्सा ना प्लानिंग का प्लानिंग फेज में ही निकल जाता है, बस इसको इस तरह रखना। लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं कि प्लानिंग जो है ना, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड कहता है कि प्लानिंग जब एक दफा स्टार्ट हो जाती है ना ऑडिट की, तो सर जब तक ऑडिट रिपोर्ट डिलीवर नहीं होती ना, जब तक आपकी प्लानिंग एक्चुअली देखी जाए, इन एसेंस देखा जाए, तो चलती रहती है। और ये बात बिल्कुल सही भी है। प्लानिंग आपकी कहाँ एंड हो रही है? जब तक आपकी इंगेजमेंट चल रही है। सर अगर इसके बाद रिकरिंग ऑडिट है, दूसरा ऑडिट स्टार्ट हो गया, तो सर दूसरे ऑडिट की प्लानिंग जहाँ पहले ऑडिट की प्लानिंग खत्म हो रही है वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग जो है ना, आपका एक रिकरिंग नेचर की एक साइकिल है। प्लानिंग जो है एक कंटिन्यूअल और इटरेटिव प्रोसेस है, यानी चलने वाला है, खत्म नहीं होता, जो कि स्टार्ट होता है ऑडिट स्टार्ट होने पे, एंगेजमेंट लेटर सेंड होने पे, और खत्म होता है एंगेजमेंट खत्म होने पे, यानी रिपोर्ट डिलीवर करने पे, और दोबारा शुरू हो जाता है जब आप अगले ऑडिट का स्टार्ट कर देते हैं, अगले ऑडिट की। क्योंकि यूजुअली यही होता है कि जब आप ऑडिट रिपोर्ट डिलीवर करते हैं तो एजीएम के अंदर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट पड़ी जाती है, और एजीएम में ही उन्हीं ऑडिटर्स को अगले साल के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है। तो बस इधर ऑडिट खत्म हुआ नहीं और दूसरा ऑडिट स्टार्ट हुआ, तो प्लानिंग खत्म होते ही स्टार्ट हो जाती है, बस इसको इतना याद रखना है। ठीक है सर? तो प्लानिंग जो है कोई डिस्क्रीट फेज नहीं है कि बस सर प्लानिंग जो है, सर वो जो सर ने बताया था ना, प्लानिंग फेज में ही प्लानिंग होती है। नहीं सर, प्लानिंग फेज के अलावा एग्जीक्यूशन फेज में भी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन मेजर चंक जो प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग स्टेज में हो जाता है। हाँ, वो तब करते हैं कि दूसरी स्टेजेस में हम प्लानिंग तब करते हैं, प्लानिंग के अंदर चेंजेस तब लाते हैं जब कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है, और छोटी मोटी डेवलपमेंट आती हैं। जब आप फर्म में भी जाते हैं तो आपको पता लगता है कि यार वो प्लानिंग का जो हमने एरिया लिया था ना, वो सही नहीं था, हमें इस एरिया को भी फोकस करना चाहिए था। तो जैसे ही आप क्लाइंट की चीजों को डिग आउट करते हैं ना, आपको बहुत सी चीजें और पता लगती हैं। तो आप प्लानिंग को एक दफा रिकॉल करके देखते हैं, जो आपने प्लानिंग स्टेज में जो प्लानिंग की है उसको चेक करते हैं कि प्लानिंग सही है या नहीं है। दैट्स व्हाई इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी आर सेइंग कि प्लानिंग जो है ना, वो एक कोई डिस्क्रीट या एक दफा रुक जाने वाला फेज नहीं है, वो कंटिन्यूअल प्रोसेस है। ठीक है? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अच्छा सर क्लियर है, चैट पे कंफर्म कर दें। यार देखो, मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हें लगेगा सर आप बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड बता रहे हैं। देखो, ये तुम्हारा एग्जामिनर पूछता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे ये लिख दूं, मैं एग्जामिनर हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें सवाल लिख के भेजता हूँ इस लाइन को पढ़ के, मैं लिखता हूँ प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट बट रादर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्हाट वुड यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट? 4 नंबर का सवाल आ जाता है, क्या लिखोगे तुम? इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम एक चार्ट बना सकते हो, जैसे मैंने अभी बनाया, एक टाइमलाइन बना सकते हो, स्केचेस बना सकते हो, उसको नीचे एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सब बातें तुम्हें हेल्प करेंगी। तुम डेट्स भी डाल सकते हो कि यार फॉर एग्जांपल दिसंबर में खत्म हुआ, एजीएम जो थी वो तुम्हारी मार्च में हुई, उसके बाद तुम्हारी एजीएम से, उस एजीएम से जैसे तुम अपॉइंट हुए, तुम नेक्स्ट ऑडिट की तुमने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। तो मार्क्स देखते हुए और एग्जामिनर का सवाल देखते हुए आपको अपने आंसर को ड्राफ्ट करना होता है। ठीक है? थोड़ा सा इसमें जो है ना आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, लेकिन क्रिएटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई अपने मर्जी से वर्ड इस्तेमाल कर दें। टेक्निकल वर्ड्स वही रखने हैं, हुदूद में रहते हुए, दायरे में रहते हुए आपने आपने अपने अल्फाज को, अपने वर्डिंग्स को इस्तेमाल करना है, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करनी। और जो चीज पता ना हो वो बात आप लिखना नहीं, क्योंकि फिर उससे तुम्हारे एग्जामिनर की जो है ना, वो फिर वो बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है तुम्हारे एग्जामिनर का। सर एक बच्चे ने मुझे सवाल किया कि सर के 5 साल के बाद जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्डर को चेंज करने की। यार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में ना तुम्हारी ऑडिट फॉर्म चेंज होती है, और जो उसके अलावा अदर जन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है उनमें, और अगर वो लिस्टेड है, यानी कि लिस्टेड कंपनी है और फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है, तो उस केस में ये होता है कि आप फर्म चेंज ना करें, आप एटलीस्ट एंगेजमेंट पार्टनर को चेंज कर लें। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में यूजुअली हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब रिकॉग्नाइज्ड हैं और लॉज के थ्रू सेटअप हुए हैं। उनमें हमारे, जिसमें बैंक्स भी हमारे, वो उसमें ऑडिट फर्म जो है वो 5 साल के बाद दूसरी ऑडिट फर्म आती है। ठीक है? तो ये क्लैरिफिकेशन तुम्हारे लिए हो गई। देखो, मैं बताने का मकसद ये था कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्लाइंट हर साल ऑडिटर बदलता रहे, तो कहीं मना तो नहीं है, लेकिन कोई भी क्लाइंट ऐसी हिमाकत नहीं करता अनटिल अनलेस के ऑडिटर से उनकी बुरी तरह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप जब एक दफा नया ऑडिटर आ जाता है ना, तो बोर्ड उसको 5 साल तक चलाता है, 5 साल तक चलाता है, ये बात याद रखना। ठीक है? अच्छा सर, सर कुछ, अच्छा सर ये इसके बाद कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, प्लानिंग के, जो
रिस्क असेसमेंट से भी पहले की जाती है। यानी 315 की प्लानिंग या 315 में जो हमने प्लानिंग करनी है उससे पहले प्लानिंग के क्या मैटर्स हैं सर, वो मैटर्स भी आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। यानी मेन प्लानिंग से पहले, यानी मेन प्लानिंग से पहले 315 से पहले आप किन चीजों की प्लानिंग कर सकते हैं, इस बात को आप इस तरह कह लें, यानी इस हेडिंग को कि मैटर्स टू बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग प्रायर टू ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट। मेन प्लानिंग से पहले 315 में जो होती है आपको किन मैटर्स के बारे में आप प्लानिंग कर सकते हैं, किन मैटर्स को आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं। सर इसमें बड़ी जनरल बातें हैं, आप देख सकते हैं कि आप लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि क्लाइंट्स के ऊपर क्या 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 क्लाइंट के ऊपर कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन सी रेगुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बताऊं, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एनबीएफसी लॉज हैं, एनबीएफसी लॉज हैं, सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पे ये म्यूचुअल फंड लॉज अप्लाई करते हैं। तो यार अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी फर्म का ऑडिटर हूँ, मुझे पता लगे कि फॉर एग्जाम्पल एक XYZ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसका ऑडिट मेरे पास आने वाला है, तो एंगेजमेंट लेटर मैं भेज रहा हूँ या एंगेजमेंट लेटर भेजने वाला हूँ, उस वक्त ही मेरे दिमाग में आएगा कि यार मुझे एनबीएफसी लॉस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो कहने का मतलब ये कि जनरल अंडरस्टैंडिंग, यानी मेन प्लानिंग करने से पहले, रिस्क असेसमेंट करने से पहले मैं अपने दिमाग में प्लानिंग कर लूंगा कि यार मुझे इंडस्ट्री लॉस की रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये भी प्लानिंग का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये वो मैटर्स हैं जो मेन प्लानिंग करने से पहले, यानी रिस्क असेसमेंट करने से पहले कोई भी ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए, ये वो मैटर्स हैं। ये तुम्हारा एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है, स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ कि वो तुमसे ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द मैटर्स टू बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग प्रायर टू रिस्क असेसमेंट एज पर आईजा 315। तो वहां आप जनरल बातें लिखोगे और ये बिल्कुल जनरल बातें। सर आप ये प्लानिंग में लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि मटेरियलिटी क्या है होगी कॉन्टेक्स्ट में, मटेरियलिटी को किस तरह डिटरमाइन करूंगा, इस बात की प्लानिंग। सर मैं ये देखूंगा कि एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है या नहीं है, मैं इस मैटर को भी कंसीडर कर सकता हूँ, और इसके अलावा अदर प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। सर ये 4-5 बातें हैं, ये 4-5 बातें आप याद रखिएगा कि मेन प्लानिंग से पहले यानी रिस्क असेसमेंट से पहले किन अदर मैटर्स को मैंने कंसीडर करना है प्लानिंग में। ये तुम्हारा एग्जामिनर कभी भी 4 या 5 नंबर का सवाल पूछ सकता है बना के। एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं, ये हम देखेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो है ये हम देखेंगे कि क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको प्लानिंग फेज में मैंने क्यों डाला है। एक बच्चे ने मुझसे भी सवाल भी किया था। देखो ये मैं प्लानिंग जो अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, जब मैं तुम्हें 315 और 520 पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद ये स्टैंडर्ड तुम खुद पढ़ना दोबारा, फिर तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल हम एग्री करते हैं इस बात से, ये आना चाहिए था। इस स्टेज पे अभी तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा एग्जामिनर ये चीजें पूछ सकता है, और इस स्टेज पे जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें 315 पहले पढ़ाऊँ उसके बाद यहाँ लेके आऊँ। 315 में मैंने तुम लोगों को बता दिया कि सर मेन आइजा जो है ना 315 है, उससे पहले भी कुछ छोटी मोटी चीजें हम प्लानिंग में करते हैं, वो क्या मैटर्स हैं, क्या कंसिडरेशन है सर, वो ये लिखी हैं। सर मैंने आपको एडवांटेजेस भी बता दिए कि बेसिकली एक एडुकेट प्लानिंग के बेनिफिट्स बता दिए, बेनिफिट्स मतलब एडवांटेजेस को हाईलाइट कर देता हूँ मैं, एडवांटेजेस को एडवांटेजेस भी कह सकते हैं आप। हमारा एग्जामिनर तो सवाल किसी भी तरीके से पूछ सकता है ना। तो सर ये कुछ बुनियादी बातें हैं, इसमें कोई ऐसी हमने कोई मेथोडोलॉजी अभी नहीं समझी है, कोई हमने स्ट्रेटेजी नहीं समझी है अभी ऑडिट की, हमने ये नहीं देखा है कि ऑडिट को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, हमने सिर्फ अभी बुनियादी बातें समझी थ्योरी के रेस्पेक्ट से। ठीक है बच्चों आगे बढ़े, कोई सवाल है तो इसमें पूछ लें आप लोग। अच्छा बस मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा जो है ना मैं तुम लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास का, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको फिर जो मेन इसकी रिक्वायरमेंट्स है ना आइजाज की तब उसको देखेंगे। बल्कि ऐसा करते हैं यार, इसको हम नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, नमाज का टाइम भी हो जाएगा, तो तुम लोग जब तक ये पढ़ लेना मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसको पूरा हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लंबी भी रख लेंगे, वीकेंड पे रख लेंगे नेक्स्ट क्लास, और टाइम भी हम ऐसे ही रखेंगे ज़्यादातर बच्चे जो है ना मेरी क्लास ऑनलाइन ले सकें। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी इसको यहीं तक रखते हैं, तुम लोग बस पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेना। इसके जो क्वेश्चन हैं, हाँ मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ यार, मैं कर रहा हूँ, मैंने अभी डाले नहीं थे। मेरी प्रैक्टिस यही होती है कि मैं पहले जो है तुम लोगों के साथ ऑनलाइन दिखा देता हूँ, ऑनलाइन तुम लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं ग्रुप पे डालता हूँ। तो मैं ग्रुप पे अभी डाल दूंगा इसको ना, तुम इसको अटेम्प्ट करके शेयर करना। बाकी ये मैं प्लानिंग का आइजा भी डाल दूंगा, ठीक है ना। ये यार ये थ्योरी की चीजें मैं चाह रहा हूँ, ये जंग ये जो पहले है ना ये निकल जाए पहले, ये थ्योरी की चीजें, बाकी फिर मैं मेन कॉन्सेप्ट में आऊंगा, फिर वहां तुम लोगों को मजा आएगा। तो इस क्लास को बस यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास जो है ना मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड में करेंगे, तुम लोगों को बता देंगे, तो टाइमिंग भी तुम लोगों को कम्युनिकेट कर देंगे। तो इंशाल्लाह बस देखो, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो इसमें, ठीक है।
चलो फिर ऐसा करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास फिर इंशाल्लाह हम वीकेंड पे स्टार्ट करेंगे और तुम लोगों को भेज देंगे, इसकी टाइमिंग शेड्यूल भेज देंगे, ठीक है। चलो ओके।